दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस विषय की चर्चा करेंगे उसका नाम है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की अखंडता। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय अखंडता के अर्थ से, मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। पहले इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, लिटरली मीनिंग। तो अखंडता का शाब्दिक अर्थ है जो कभी खंडित ना हो, यानी जिसे टुकड़ों में न बांटा जा सके। जब कोई वस्तु अखंडता को प्राप्त कर लेती है तो वह कहीं से टूटी हुई नहीं रहती। हमारा देश एक अखंड देश है। भारत की अखंडता का अर्थ जब हम बात करते हैं, जब कहते हैं भारत की अखंडता, तो इसका मतलब है कि हर हिस्से का एक दूसरे से बंधा होना, यानी जुड़ा होना। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सारा भारत अखंड है। यह इंटीग्रिटी यानी अखंड से तात्पर्य एकता से भी है। अब इसमें कई चीज़ शामिल हैं, यानी जो कभी खंडित ना हो, जिसमें निरंतरता भी हो, कंटिन्यूटी भी हो, और जिसमें एकता भी हो। तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर इंटीग्रिटी बनाती हैं। जब हम राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हैं तो इससे हमारा मतलब है कि विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना, इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद एक राष्ट्र की भावना, ये नेशनल इंटीग्रिटी है। तो राष्ट्र की अखंडता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है और समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अलग अलग संस्कृति और भाषाएं होते हुए भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये एकता और अखंडता शब्द जो है ये एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। जैसे कि हमने पहले कहा, अखंडता में एकता भी समाहित है। राष्ट्रीय एकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय एकता सप्ताह या कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन 19 नवंबर से होती है और यह 25 नवंबर तक आयोजित होता है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस यानी नेशनल इंटीग्रेशन डे भी मनाया जाता है। इसी तरह देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बारे में हम जानते ही हैं। इसलिए उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अखंडता क्यों जरूरी है। वाई इज इंटीग्रिटी नेसेसरी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, परंपराओं और संप्रदायों के लोग एक साथ रहते हैं। इन विविधताओं के कारण कुछ मुद्दों पर लोगों के बीच मतभेद होने की संभावना बनी रहती है। तो राष्ट्रीय अखंडता एक धागे के रूप में काम करती है जो सभी मतभेदों के बावजूद लोगों में एकता बनाए रखती है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदाय के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना जरूरी है। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करती है। वास्तव में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करती है। किसी भी देश का आधार तभी मजबूत होता है जब उसकी एकता और अखंडता बनी रहती है। भारत कई वर्षों तक गुलाम रहा। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे बीच एकता की भावना नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर विदेशियों ने हमारे देश पर राज किया। इसके बाद हम आते हैं कि तब देश का विकास है, शांति है, समृद्धि, ये चीजें तभी संभव है जब देश के लोगों के बीच एकता होगी, अखंडता होगी। तो देश की अखंडता इतनी महत्वपूर्ण है कि राज्य को देश की अखंडता के आधार पर अनुच्छेद 19 में दिए गए नागरिकों की स्वतंत्रता के ऊपर रोक लगाने की शक्ति भी प्राप्त है। यानी आर्टिकल 19 में जो हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो अगर देश की अखंडता पर, इंटीग्रिटी पर कोई आंच आती है तो ये हमारे अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त प्रबुद्ध समझे जाने वाले कई लोगों ने यह घोषणा की थी कि विविधताओं के इस देश का बिखरना तय है। इतने सारे डिफरेंसेस हैं, ये देश टूट जाएगा। सीधे तौर पर देखें तो आज उनकी बात झूठ मालूम पड़ती है, पर अगर गहराई में जाकर देश समझा जाए तो ये समझने में देर नहीं लगती कि भले ही देश ना टूटा हो, लेकिन धर्म, जाति आदि के नाम पर समाज बटा जरूर है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि अखंडता यानी इंटीग्रिटी क्यों जरूरी है। अब मैं एक बात आप सब लोगों से कहता हूं कि कोई भी आप आंसर दें तो उसके निचोड़ के रूप में अगर संभव हो तो एक अपनी कॉपी को, जो उत्तर वाली कॉपी है, उसको एक विजुअल प्रेजेंटेशन दें, जैसे कि मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। अखंडता क्यों जरूरी है, ये पॉइंट्स के आधार पर थोड़ा सा समझाया है। तो अब आते हैं भारत में नेशनल इंटीग्रेशन के लिए चुनौतियाँ, या एकता के लिए भी चुनौतियाँ कह सकते हैं, या इंटीग्रेशन
तो भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौतियाँ, ये फिर एक विजुअल प्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं जातीय विविधता की। तो भारत की जातीय विविधता देश की एकता और अखंडता के लिए एक अव्यक्त खतरा बन गई है। भारतीय समाज को जाति, पंथ, धर्म और भाषा के आधार पर विभाजित किया गया है। यह विभाजन कभी कभी बड़ा विस्फोटक रूप ले लेता है और देश की एकता व अखंडता को चुनौती प्रस्तुत करता है। इस एक कारण से ही अंग्रेज भारत को विभाजित करने में सफल रहे थे। फिर बात आती है सांप्रदायिकता की। देश में मौजूद विभिन्न धार्मिक समुदायों में जब संकीर्ण सोच को बढ़ावा मिलता है तो यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक प्रमुख खतरा बन जाता है। फिर हम चुनौती में आते हैं सांस्कृतिक मतभेद, कल्चरल डिफरेंसेस। हमारे देश में सांस्कृतिक मतभेद भी कभी कभी राष्ट्रीय अखंडता के रास्ते में प्रमुख बाधा बन जाते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच कई मुद्दों पर मतभेद को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद आपका क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद या प्रांतवाद भी राष्ट्रीय अखंडता के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाई विविधता में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अक्सर अपनी भाषा के प्रति जरूरत से ज़्यादा जुनून और अन्य भाषाओं के प्रति असहिष्णुता की भावना राष्ट्रीय एकता के रास्ते में बाधा बन जाती है। फिर बात आती है जातिवाद की। जातिवाद एक सामाजिक बुराई मानी गई है। हमारे देश में आज भी लोग अपनी जाति की पहचान पर विभाजित हैं। फिर बात आती है आर्थिक असमानता की। ये भी एक फैक्टर है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो चुनौती है। भारत में आर्थिक असमानता भी बहुत देखने को मिलती है। यहाँ अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब लोगों को 2 समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं है। अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। इससे अमीरों और गरीबों के बीच दुश्मनी की भावना पैदा होती है। इससे भाईचारे और सामाजिक सद्भाव में कमी आती है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना कमजोर होती है। फिर नेतृत्व का अभाव है। समाज के सभी वर्गों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए उचित नेतृत्व का होना जरूरी है। अब एक शब्द इस्तेमाल होता है अनेकता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता का अर्थ है विविधताओं के बावजूद एकता की भावना। इसका उपयोग एक दूसरे से भिन्न व्यक्तियों या समूहों के बीच सद्भाव और एकता की अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता है। यह एक रूपता के बिना एकता और विखंडन के बिना विविधता की अवधारणा है। यानी एक रूपता हमारे बीच नहीं है, फिर भी एकता है, और विखंडन के बिना विविधता, यानी विविधता है हमारे बीच में लेकिन विखंडन नहीं है इसके बावजूद भी। तो भारत कई वर्षों से इस अवधारणा को साबित करने वाला सबसे अच्छा देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता बिल्कुल स्पष्ट दिखती है, क्योंकि कई धर्मों, जाति, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ रहते हैं। भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और यहाँ विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों का पालन करने वाले लोग और कई जाति समूह निवास करते हैं। विविध सभ्यता होने के कारण भारत 1650 से अधिक बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों के साथ असंख्य जवानों वाला देश है। विविधता में एकता भारत को सांस्कृतिक भाईचारे की मिसाल बनाती है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमें देश के प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं, पहनावे और खाद्य पदार्थों के दर्शन होते हैं। स्वतंत्रता का अविस्मरणीय संघर्ष विविधता में भारत की एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जब पूरा देश जाति और धर्म के अंतरों को भुलाते हुए एक साथ खड़ा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसको सफल बनाने के लिए अनेकता में एकता के नारे का इस्तेमाल किया था। इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी हम एक चित्र के माध्यम से, एक चित्रात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें बनाएंगे तो हम इसको अच्छा लगेगा देखने में। अब बात करते हैं भारत के राजनीतिक एकीकरण की, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। एक संक्षेप में बात करते हैं तो स्वतंत्रता के समय भारत के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र थे। एक ब्रिटिश भारत के क्षेत्र जिस पर अंग्रेज राज करते थे, दूसरे देशी राज्य यानी प्रिंसली स्टेट्स जिनको कहते थे, और तीसरे फ्रांस और पुर्तगाल के जो कॉलोनियाँ थीं, औपनिवेशिक क्षेत्र थे। इनमें पौंडीचेरी, गोवा, दमनदीव, चंदन नगर, ये सब थे। तो सरदार पटेल ने 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा स्वरूप दिया। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। ध्यान दीजिएगा कि जोधपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां की अधिकांश जनता हिंदू थी और राजा भी हिंदू था, लेकिन राजा धनवंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो भारत में बाद में सरदार पटेल के प्रयासों से यह रियासत भी भारत के साथ आने को राजी हो गई। हैदराबाद की बात करते हैं, जहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी, राजा मुस्लिम थे।
उन्होंने भी भारत में शामिल होने से मना कर दिया। बाद में सितंबर 1948 में सेना ने वहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया। सशस्त्र संघर्ष के बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। फिर जूनागढ़ की बात करते हैं, बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूनागढ़ अधिकांश जनता हिंदू थी, राजा मुस्लिम था। उसने भी पाकिस्तान के साथ जाने की घोषणा की, लेकिन काफ़ी अफरा तफरी के बाद फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के जरिए, रेफरेंडम के जरिए जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। अब बात करते हैं कश्मीर की संक्षेप में। कश्मीर के हिंदू राजा थे, अधिकांश जनता मुस्लिम थी, तो वहाँ के राजा हरि सिंह शुरू में भारत में विलय को लेकर मौन रहे, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ तो राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 1952 में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर के संविधान ने भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया। भारत के साथ विलय से इंकार करने वाले राज्यों में सबसे अंत में भोपाल का विलय हुआ। पहले भोपाल ने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। यहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी, लेकिन राजा मुस्लिम था। आज़ादी के लिए हुए जन आंदोलनों से परेशान होकर फ्रांस ने 1954 में पांडिचेरी को भारत के हवाले कर दिया। 1961 में गोवा को आज़ाद कराया गया पुर्तगाल से। इसके लिए सेना को ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा। तो इतना सब होने के बाद 1948 में देश में एस.के. धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग बनाया गया। इसी बीच में पूरे देश में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर आंदोलन होने लगे। इन आंदोलनों और हिंसा के कारण सबसे पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश बना। इसे मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और उसी वर्ष भाषाई आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो दोस्तों, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये मेरी जानकारी उपयोगी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और उपयोगी नोट्स आपके लिए मुहैया करा सकूं। इसके अलावा आप भी मुझे बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स मिलने में दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको आपको उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।